नमस्कार, मैं सुरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां लेकर हर रोज सुबह आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छे उत्पादन के लिए अरहर की फसल में जरूरी कार्य। कपास की फसल में फूल डोडे गिरने की समस्या और इसका समाधान। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई अरहर की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल कहीं बढ़वार तो कहीं पुष्पन की अवस्था लिए खेतों में खड़ी है और इस फसल से अच्छा उत्पादन मिले, उसके लिए फसल का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना जरूरी है। तो आप अरहर की फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं जिला शहडोल के विषय विशेषज्ञ अनुराग पटेल। जैसा कि आप सबको पता है कि अरहर 3 अवस्थाओं में पकती है। एक तो बहुत अगेती होती है, 90-100 दिन की फसल होती है। दूसरी होती है 165-70 दिन की फसल, जो कि मध्यम अवधि की फसल होती है। तीसरी होती है लगभग वो 6 महीने की फसल होती है, वो जो मार्च अप्रैल में जाके हार्वेस्ट होती है, जो अधिक लंबी अवधि की फसल होती है। आज हम बात करेंगे अगेती और मध्यम अवधि की फसलों के बारे में। तो इसमें सबसे जो ज़रूरी क्रियाएं हैं आज की समय में, अब क्या हमें करना है, बात आती है जल प्रबंधन की। तो जल सभी फसलों के लिए जल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल के बिना जीवन नहीं है, जैसा हम सब जानते हैं। अगर फसलों में नमी कमी है, मॉइस्चर कम है, खेत में फसल मुरझाने की स्थिति में आएगी। स्वाभाविक है कि आपका उत्पादन घटेगा। उसको जीवन रक्षक सिंचाई की ज़रूरत है। आपके पास ट्यूबवेल है या कुआं है या पंप है या फिर तालाब है, जो भी स्थिति है, अगर पानी की कमी महसूस हो रही है, नमी की कमी महसूस हो रही है, तो आप उसको हल्की सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में बारिश का भी समय चल रहा है, हो सकता है ज़ोरदार बारिश कहीं हो जाए, तो ये भी एक चीज़ चेक कर लेना चाहिए, जाके खेत में देख लेना चाहिए हमें कि कहीं ऐसा तो नहीं है जल जमाव की स्थिति नहीं निर्मित हो रही है। अगर जल जमाव की स्थिति निर्मित हो रही है तो जल निकासी का जो हमने पहले से प्रबंधन कर रखा है, उस प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए उसमें जो खरपतवार उस नाली में, उस मेड़ में आ चुके हैं, उनको जो है ख़त्म कर देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। खरपतवारों को, नाली को इस तरह से बना लेना चाहिए ताकि वो जो पानी वहाँ का है वो निकल जाए और पानी बाहर चला जाए और जल जमाव की स्थिति निर्मित ना हो सके। किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है फसल सुरक्षा की। फसल सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कीट और व्याधि हमारी फसलों को नष्ट कर देते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद भी, तमाम मेहनत के बावजूद अगर कीट और व्याधि आ गए, लास्ट में हमारी फसल को चौपचट कर गए, तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। किसान भाइयों, अरहर की फसल को इस समय पत्ती लपेटक कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। यह कीट अरहर के पौधों की पत्तियों को लपेटकर जाला बनाता है और उनको खुरच कर खाता रहता है, जिससे पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप इस कीट की पहचान कर रासायनिक नियंत्रण के लिए ट्राइजोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। इसमें जो कीट मुख्य रूप से आते हैं, वो आते हैं, चने की इल्ली आती है। जो चने की इल्ली है वो तो बहुत बड़ा, उसमें छेद करके और पूरा का पूरा चट कर जाती है और उसको मुंह डाल के जो है और पूरा का पूरा अंदर का जितना भी उसमें फलियां, जो उसमें दाने हैं,
उन सभी दानों को चट कर जाती है और ये पत्ती और सब डंठल पूरा खा जाएगी। इसके लिए मॉनिटरिंग का कोई ना कोई तरीका हमें अपनाना होगा। इसके लिए द बेस्ट सबसे जो तरीका अच्छा है वो है फेरोमोन ट्रैप। अगर हम उस फेरोमोन ट्रैप को जगह जगह लगभग 1 हेक्टेयर में 12 से 15 जगहों पर लगा देते हैं तो उसमें नर जो कीट हैं ये आके इकट्ठा हो जाते हैं और वो कीट मर भी जाते हैं। वो एक प्राकृतिक नियंत्रण होके बहुत कम संख्या उनकी रह जाएगी। ऐसी स्थिति में हमारी फसल बच निकलेगी। रासायनिक दवाओं में हम इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर सकते हैं 0.5 to 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से। इसके अलावा क्लोरोपायरीफास का भी छिड़काव कर सकते हैं 2 to 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से। तो इस तरह से हम जो है कीट पर नियंत्रण करने के लिए इन विधियों का अपनाते हैं तो हमारी फसल सुरक्षित हो सकती है। किसान भाइयों, अरहर की फसल को उकठा रोग द्वारा अधिक हानि पहुंचाई जाती है क्योंकि यह रोग फ्यूजेरियम नामक कवक से फैलता है। रोग के लक्षण साधारण तौर पर फसल में फूल लगने की अवस्था पर दिखाई पड़ते हैं और सितंबर से जनवरी महीने के बीच में यह रोग देखा जा सकता है। रोग के प्रकोप से पौधा पीला होकर सूख जाता है। इसमें जड़ें सड़कर गहरे रंग की हो जाती हैं तथा छाल हटाने पर जड़ से लेकर तने की ऊंचाई तक काले रंग की धारियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से पौधे बड़ी तेजी से सूखने लगते हैं और देखते ही देखते यह रोग पूरे खेत में फैल जाता है। यदि आपकी फसल में इस रोग का प्रकोप हो रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इस बीमारी से बचने के लिए रोग रोधी जातियां जैसे JKM 189, C11, JKM 7, BSMR 853, आशा आदि का चयन करें। उन्नत जातियों के बीजों को उपारिक करके ही बुवाई करें। गर्मी में खेत की गहरी जुताई व अरहर के साथ ज्वार की अंतर्वर्ती फसल लेने से इस रोग का संक्रमण कम रहता है। किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई ये जो 4 बातें हैं, पहले तो खरपतवार प्रबंधन, दूसरा है जल प्रबंधन, तीसरा है पोषक तत्वों का प्रबंधन, चौथा है फसल सुरक्षा। यदि चारों चीज़ों पर हम अभी वर्तमान में थोड़ा सा ध्यान दे दें तो हम भरपूर फसल उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाइयों ने कपास की फसल लगाई है और इस समय उनकी फसल में फूल खिलने लगे हैं। यह अवस्था फसल की संवेदनशील होती है क्योंकि कपास में फूल झड़ने और डोडे गिरने की समस्या इसी समय अधिक देखी जाती है, जिसका सीधा प्रभाव आने वाले कपास के उत्पादन पर पड़ता है। तो किसान भाई कैसे करें कपास में फूल झड़ने और डोडे गिरने की समस्या का समाधान, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर मनमोहन पुनिया। आज बात करेंगे कपास की फसल है, उसमें फूल व टिंडे हैं जिनको फल बोलते हैं, उनको जड़ने की क्या क्यों जड़ रहे हैं, उनकी समस्या क्या है और उनके निवारण के क्या उपाय हो सकते हैं। वर्तमान समय में अभी जो समय चल रहा है वो कपास में फूल और फूल से फल बनने का समय चल रहा है। प्राकृतिक रेशा प्रदान करने वाली भारत की सबसे महत्वपूर्ण रेशे वाली नकदी फसल है, जिसका देश की औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान है। कपास की खेती से वस्त्र उद्योग को बुनियादी कच्चा माल प्राप्त होता है। साथ ही इसके बिनौलों की खली और तेल का भी व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाता है। इसका व्यापारिक महत्व अधिक होने के कारण बाजार में इसका अच्छा मूल्य मिलता है, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा होता है। तो जिन किसान भाइयों ने कपास की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में इस समय फूल और फल बन रहा है। यह फसल की संवेदनशील अवस्था होती है क्योंकि इसी समय कपास की फसल में फूल झड़ने और फलों के गिरने की समस्या अधिक देखी जाती है।
तो किसान भाई समय रहते कैसे करें इस समस्या का समाधान, इस बारे में जानते हैं। कपास में फूल और फूल से फल बनने का समय चल रहा है और इसी समय में जो है टिंडे और फूल किसानों के खेत पे गिर रहे हैं और सब तक गिर रहे हैं। तो इसे रोकने के जो उपाय की बात करेंगे तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि क्या कारण है कि ये कपास की फसल में फूल और टिंडे गिर रहे हैं। इसके मुख्य कारण है कि एक तो पूर्व दिशा से हवाओं का चलना, दूसरा कारण है मौसम में बार बार बदलाव होना, तीसरा कारण है कि इसी समय कीटों का प्रकोप भी होना, चौथा एक कारण है कि मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होना, पांचवा जो इसका मुख्य कारण यह है कि जो पोषक तत्व है वो फूल और टिंडे तक नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि इसी समय में सर्वाधिक उसकी बढ़वार होती है। मतलब वेजिटेटिव जो ग्रोथ है जिसको वानस्पतिक वृद्धि बोलते हैं वो सर्वाधिक इस समय होती है। तो वानस्पतिक वृद्धि जब होती है, बढ़वार हो रही है, तो उस समय संपूर्ण जो पोषक तत्व अपने प्रयोग किए हैं वो वानस्पतिक वृद्धि में प्रयोग में आ जाते हैं और वो पोषक तत्व है फूल और टिंडे तक नहीं पहुंच पाते, जिससे पौधा स्वतः ही फूल और टिंडा जिसको अपन बोल बोलते हैं वो गिरा देता है। किसान भाइयों, अभी आपने कयास की फसल में फूल झड़ने और फल गिरने के कारणों के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं फसल में फूल झड़ने और फल गिरने को रोकने के सही और आसान उपायों के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। अब इसके निवारण के उपाय हैं कि इसके लिए रोकने के लिए सर्वप्रथम नेपथिल एसिटिक एसिड जिसको NaA के नाम से जानते हैं और बाजार में वो प्लेनोफिक्स के नाम से मिलता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसका 3 लीटर पानी में 1 ml जो मात्रा का प्रयोग करना है, तो उसको 15 दिन के अंतराल पर 2 बार उसका छिड़काव कराया जाए और बहुत ही सस्ता है। दूसरा इसका है जो पादवर्ती नियामक आता है वो मेपिक्वार क्लोराइड के नाम से आता है, जो आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाता है। उसका 1 लीटर पानी में 1.5 ml मात्रा लेकर के और उसका स्प्रे करवाएं और 15 दिन के अंतराल पर उसको दोहराएं ताकि किसान भाइयों के खेत पर जो फूल और टिंडा जो गिरने की समस्या है उसको कम किया जा सके। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का अन्नदाता में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। धान की फसल में बहुत अधिक रोग लगते हैं। अगर इनका समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल की लागत भी नहीं मिल पाती है। इसीलिए धान में लगने वाले रोगों से सावधान रहें और रोगों से फसल को बचाने के लिए क्या जरूरी उपाय अपनाएं, आइए जानते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश शर्मा से। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, आपके खेतों में बासमती की फसल इस समय लहला रही है, लेकिन एक समस्या जगह जगह पर सामने आ रही है। इसमें कुछ पौधे ऊंचे बढ़ जाते हैं, जिसे हम झंडा रोग, बकैने रोग या सुर्रा रोग कहीं कहीं किसान भाई अपनी सुविधा से इनके नाम रखकर बोलते हैं। इस रोग में कोई पौधा ऊंचा बढ़ जाता है तथा पत्ते पीले होने लगते हैं, जो स्वस्थ पौधों की तुलना में पतले होते हैं और उसकी बालियों में दाना नहीं बनता है, जो बाद में सूख जाता है। यह समस्या फसल की रोपाई की 15 से 20 दिनों बाद आनी शुरू हो जाती है। तो बकैने रोग एक मिट्टी और बीज से पैदा होने वाला रोग है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अच्छी क्वालिटी का बीज प्रयोग करें और यदि पिछले साल हमारे खेत में ये बीमारी आई है तो उसमें भूमि शोधन अवश्य करें, क्योंकि जो पिछले साल इस फंगस के जो स्पोर्स आपके खेत में हैं वो इस साल भी आपका नुकसान कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो बकैने रोग को हम आसानी से रोक सकते हैं। इसके लिए आपको बीज का उपचार,
पौध का उपचार और पानी भरकर पौध उखाड़ना, ये 3 कार्य करना आवश्यक है। यदि आपने ये तीनों कार्य किए हैं तो आपके खेत में बकैनी रोग नहीं आएगा। फिर भी यदि आपके खेत में अभी बकैनी रोग आ रहा है तो उसके लिए सबसे पहले आप उन सभी पौधों को जो थोड़ा सा ऊंचा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और बाद में वो सूख जाते हैं, उनको जड़ समेत खेत से बाहर निकालें। ध्यान रहे उनको काटना नहीं है, उनको जड़ समेत निकालने के लिए यदि आवश्यक हो तो आप दरांती को मिट्टी में चलाएं, खेत के अंदर चलाएं और जड़ समेत खेत से बाहर निकाल के उसको या तो जला दें या कहीं दबा दें, जिससे कि वो फंगस ज़्यादा ना फैल जाए, क्योंकि कोई भी रासायनिक दवा इस बीमारी में बहुत कारगर नहीं है। अच्छा होगा यदि आप 2 किलो ट्राइकोडर्मा प्रति एकड़ की दर से गोबर की खाद में मिलाकर अपने खेत में छिड़क दें और इसके अलावा सीडोमोनास एक बायो एजेंट आता है, उसकी 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से आप इसका स्प्रे कर दें। यह काफ़ी हद तक आपकी इस बीमारी को रोक लेता है। इसके अलावा जो दूसरी बीमारी बासमती में देखी जाती है वो है सीथ ब्लाइट। सीथ ब्लाइट बीमारी की पहचान के लिए आप देखेंगे जो जड़ के ठीक ऊपर जो सीथ है, तना है, तने की जो ऊपर की जो भाग होता है उसको हम सीथ बोलते हैं, वो चॉकलेट कलर के धब्बे बनते जाते हैं और वो धब्बे धीरे धीरे इतने बढ़ते हैं कि पूरे पौधे को अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं। तो इसको पहचानना बड़ा आसान है। यह रोग कल्ला निकलने से लेकर दाना बनते समय फसल को नुकसान पहुंचाता है। यह रोग अधिक नमी होने और यूरिया का अधिक प्रयोग होने की दशा में तेजी से फैलता है। समय से निदान नहीं होने पर यह फसल को अधिक नुकसान पहुंचाता है। सीथ ब्लाइट जो बीमारी है वो उसका जो फंगस है, उसकी जो कवक है वो दूब घास के ऊपर पनपती है। तो आपको ध्यान रखना है आपके खेत में दूब घास नहीं होना चाहिए। यदि आपके खेत में सीथ ब्लाइट आ भी जाती है तो आप देखेंगे डोल के आसपास अधिकतर आती है। 2-4 पौधे हैं उनको निकाल के आप जला दीजिए या दबा दीजिए। यदि किसी भाग में बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है तो उसके लिए आप स्प्रे कर सकते हैं। इसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल दोनों दवाइयाँ कारगर हैं। इसकी 200 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में स्प्रे करना है और पूरे खेत में स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। जितने भाग में आपको ये बीमारी नज़र आती है उससे 4-5 मीटर फालतू एक्स्ट्रा एरिया ले लीजिए और सिर्फ उतने में स्पॉट स्प्रे कीजिए। इसके अलावा जो हमारी तीसरी बीमारी है वो है ब्लास्ट, गर्दन तोड़। शुरू की अवस्था में आप देखें तो नाभ जैसे आकार के पत्तियों पर धब्बे नजर आते हैं, जैसे हमारी आँख है इस तरह के, और बीच में काफ़ी राख जैसा रंग हो जाता है। ये यदि इस तरह के आपके पत्तियों में धब्बे नजर आ रहे हैं तो आप समझिए ये आपके ब्लास्ट रोग के लक्षण हैं। यदि शुरू की अवस्था में, पत्ती की अवस्था में आते हैं तो आप इसमें टेबुकोनाजोल 200 ml प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। कुछ खेतों में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट नाम की बीमारी भी मिलती है। इसमें पत्ती ऊपर से नीचे की ओर सूखना शुरू होती है। आप देखेंगे जो पत्ती का ब्लेड है ये या तो बीच से या एक साइड से या दोनों साइड से, लेकिन ऊपर से नीचे तक सूखता चला आता है और यदि हम ध्यान से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि पत्ती के अंदर कुछ पानी भरा हुआ है। ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लक्षण हैं। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दवाएं कारगर नहीं है तो जैसा जब भी आपको खेत में इस बीमारी के लक्षण नज़र आए, खेत से पानी सुखा दें, यूरिया का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 200 ग्राम और 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन को मिला के इसका स्प्रे प्रति एकड़ की दर से कर देना चाहिए। वैसे तो यदि आप ठीक तरह से अपने फार्म का प्रबंधन करेंगे तो बीमारियां हमारे खेत में नहीं आ पाएंगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पाटनी, जिला होशंगाबाद के कृषक जितेंद्र माली ने। यह गूटी विधि से अमरूद के नए पौधे तैयार करने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जितेंद्र माली जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश।
सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आखिर गूटी विधि है क्या। गूटी फल वृक्षों से नए पौधे तैयार करने की एक विधि है जिसमें वृक्षों की शाखाओं से नए फल पौधे तैयार किए जाते हैं। वृक्षों से नए पौधे तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। जैसा कि किसान भाइयों आप सभी जानते हैं कि अमरूद का जो पौधा है उसका जो तैयार करने का जो कॉमन तरीका है वो लेयरिंग होता है, जिसको हम गूटी बोलते हैं। इसके अलावा भी हम इसके पौधे हम ग्राफ्टिंग से तैयार कर सकते हैं, जिसको कि वेज ग्राफ्टिंग बोला जाता है। वेज ग्राफ्टिंग के लिए हमें साइन स्टिक और रूट स्टॉक की आवश्यकता होती है। साइन हम वहाँ वैसे पौधे से सेलेक्ट करेंगे कम से कम वो 3 से 4 माह पुराना होना चाहिए, और साइन स्टिक को जैसे हम जो भी चुनाव कर रहे हैं वो उसको कम से कम 1 सप्ताह पहले डिफोलिएट कर लेंगे। डिफोलिएट करने का मतलब ये हुआ कि उसका पौधा जो भी हटा देंगे। हटाने का तात्पर्य ये हुआ, उससे ये फायदा होगा कि उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो उसमें स्टोर हो जाएगा, उससे जो स्प्राउटिंग, उससे जो बड है वो जल्दी बनेगा। फिर हम बात करेंगे रूट स्टॉक की। तो रूट स्टॉक हम जो भी बीज से तैयार करते हैं, बीज से रूट स्टॉक तैयार करते हैं, तो उसकी जो लंबाई है वो 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए और वो 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। अब इसको किस तरह से करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हम वेज ग्राफ्टिंग में जैसे 4.5 सेंटीमीटर का जो रूट स्टॉक है में उसमें बीचों बीच चीरा लगाएंगे, 4.5 सेंटीमीटर डीप गहरा चीरा लगाएंगे, और एकदम सेम वो ध्यान रखेंगे जो पेंसिल स्टिक आकार का होना चाहिए और जो कनिष्ठा उंगली है उसके आकार का होना चाहिए। तो जो भी हम साइन स्टिक और रूट स्टॉक अगर हम चुनाव कर रहे हैं तो दोनों का वो एक ही साइज का होना चाहिए। और अगर फिर हम बात करेंगे साइन स्टिक की, तो साइन स्टिक को हम दोनों तरफ से छील लेंगे। उसमें तब तक छीलेंगे जब तक कि उसमें कैम्बियम लेयर जो भी रूट स्टॉक है उसके साथ मैच कर जाए। फिर उसके बाद हम उसको पॉलीथीन स्ट्रिप से बांध देंगे, और लगभग ग्राफ्टिंग के उसके बाद हम कैपिंग कर देंगे। कैपिंग करने से ये फ़ायदा होगा कि वो उसमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखेगा। उसके ग्राफ्टिंग के कम से कम 15 से 20 दिन बाद उसमें बड आने लगेगा। साथ ही समय समय पर उसमें पानी डालते रहें। जब पॉलीथीन में जड़ें दिखने लगे तब शाखा को पुराने यानी मातृक वृक्ष से सावधानी पूर्वक काट लें। इसके बाद इसे पौधशाला में लगाएं। उसके बाद हम उसको जैसे ही बड़ आने लगेगा तो उसका कैप है हम वो हटा देंगे। उसके बाद हम उसको हार्डनिंग के लिए कम से कम 7 से 8 माह तक नेट हाउस में रखते हैं। उसके बाद ये सेलेबल जो भी आप बेचने के लिए या फिर आपके खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।